8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का। जैसा इस कंपनी का नाम है वैसा ही इस कंपनी का काम है और वैसा ही ये लोग ने मेगा आईपीओ लेके आ गए हैं। तो चलेगा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंपनी को कितने पैसे चाहिए, क्यों पैसे चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, क्या हम लोग को इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, और भी बहुत सारे आईपीओ की डिटेल्स हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलेगा इस बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के आईपीओ का। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीन में हम लोग जाके देखते हैं इधर कि भाई आईपीओ की डेट्स क्या है और डिटेल्स और क्या क्या हम लोग को दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आईपीओ आ रहा है 11 तारीख को और ये चलेगा 13 तारीख तक। ठीक है, अलॉटमेंट होगी 16 तारीख को। 17 तारीख के दिन जिस जिसको अकाउंट जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे उसके डीमैट अकाउंट में, और जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है 17 तारीख के दिन ही उसका रिफंड का जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, और 18 तारीख को ये जो भी है ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ये आ रहा है। 74 to 78 का प्राइस बैंड है, अगर अप्लाई करना है तो 78 पर ही अप्लाई करेंगे, 77.9 पर भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। 190 शेयर्स का ये जो बंडल या जो लॉट हम लोग जिसको बोलते हैं, 190 शेयर्स का एक लॉट बनते हुए आ रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी मांग रही है 8,000 करोड़। ठीक है, और वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा, 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रमोटर्स अपना जो भी ये माल बेच रहे हैं और ये पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव तो समझ गया कि भाई कंपनी के पास 1 रुपया तो नहीं जा रहा है। पैसे कितने चाहिए वो हम लोग को समझ गया, पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है तो उसका हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्यू को मिला है 50%। ठीक है, रिटेल के पास है 35% और एच के पास 15% का कोटा है। रिटेल वाले एक लॉट मिनिमम एक लॉट के लिए आपको लगेगा 14,820 रुपये, मैक्सिमम आप 13 लॉट के साथ एक अलॉटमेंट ले सकते हो 1,92,000 के लिए। जैसे ही आपका इश बिड प्राइस जो टोटल बिडिंग अमाउंट है वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा तो वैसे आप एच कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, एच रिटेल के लिए कभी भी आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट देने की या कोई भी लॉगिन पीरियड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आईपीओ के पहले कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग है 96.46% की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आईपीओ के बाद भी ये लोग के पास अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी होगी। ठीक है, 76% का 20% ये लोग अपना स्टेक बेच रहे हैं कंपनी में से, बट फिर भी 76% काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। ठीक है, चलिए कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और क्या ये लोग का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी शुरू हुई थी 2001 में। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट इज़ अ हाइपर मार्केट चेन दैट सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक एपरल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एसेंशियल्स। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंपटीटर है डीमार्ट का। ठीक है, जिसका हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो करा था एवेन्यू सुपर मार्केट्स का, आप वो जाकर देख सकते हो, चैनल पर है, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करा था। ठीक है, तो आप देखोगे दे ओन देयर ब्रांड्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स टू मीट एवरीडे नीड्स टू कंज्यूमर का। कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस apparel, general merchandise and FMCG, including its brand for clothing, होम फर्निशिंग, ट्रैवल एक्सेसरीज, किचन अप्लायंसेस, फूड, नॉन फूड आइटम्स एंड स्टेपल्स। ठीक है, तो लोग खुद के ब्रांड्स भी है और साथ ही साथ लोग दूसरे ब्रांड्स को भी बेचते हैं। जैसा कि अगर आप लोगों ने अमेजोन पे कभी शॉपिंग किया रहेगा तो आप देखोगे एक एक प्रोडक्ट है वो लोग का अमेजोन बेसिक्स। ठीक है, जो अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर साथ ही साथ वो लोग और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। करेक्ट, हाँ, जैसे मान लो अमेजोन बेसिक्स का अगर आपको कपड़े मिल गए तो आपको उधर ज़ारा के कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है, H&M के भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ जो जो और को दूसरे दूसरे ब्रांड के भी मिलते हैं, और उसके बाद फिर लोग खुद के कपड़े भी बेच रहे हैं। तो लोग खुद का प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, साथ ही साथ लोग थर्ड पार्टी का भी ये लोग बेच रहे हैं, तो बेसिकली मार्केट प्लेस हो जाता है। करेक्ट, तो वैसे ही ये लोग ये काम दोनों कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे द कंपनी टारगेट्स मिडल एंड लोअर मिडल इनकम पीपल। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है, एकदम काफ़ी ज़्यादा नीच लोगों को ये लोग ने टारगेट करा है, और ये लोग का 645 650 के आसपास ये लोग के स्टोर्स है सितंबर 2024 तक। ठीक है, ये लोग का मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। ठीक है, सितंबर 30 2024 तक ये लोग 414 सिटीज़ में है और 28 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, लीजिंग ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड स्टोर्स वाइल इट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स
और सोर्स्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ब्रांड्स। ठीक है, तो ये लोग का काफ़ी ज़्यादा, ये लोग का खुद का कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ये लोग को दुनिया भर का ये लोग का मशीनरी लेना है या फिर लैंड वैंड लेना है। ये लोग लीजिंग मॉडल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एसेट्स ये लोग को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लोग के एसेट्स, ये लोग के इन्वेंट्री वो सभी होंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग आगे और देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 30 सितंबर 2024 तक ये लोग का जो डायरेक्ट लोकल डिलीवरी सर्विस है वो लोग के एम्प्लॉय मैनेज कर रहे थे। 6.77 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर है ये लोग के, एंड वाज अवेलेबल इन 600 स्टोर अक्रॉस 391 सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो ये लोग के जितने भी अभी तक यूजर्स आए हैं, ये लोग के क्या कहते हैं 6.77 मिलियन लोग, यानी कि मोटा मोटी अगर हम लोग समझेंगे तो 70 लाख लोग ये लोग के यूजर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। 600 ये लोग के स्टोर्स है, 391 सिटीज़ के लोग ने इधर डेटा दिया। द कंपनी रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 2 ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स इन इंडिया एज ऑफ सितंबर 30 2024। दे हैड 16,537 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये नंबर है। ऑब्वियसली इधर कंपनी रैंक एज वन ऑफ द टॉप 2 ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स इन इंडिया, क्योंकि शायद दूसरा जो डाइवर्सिफाइड है वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डीमार्ट हो सकता है। ठीक है, और 16,500 लोग के ऑलरेडी अभी एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, अभी ये लोग कंपनी जो लोग के खुद के प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या है, देयर पोर्टफोलियो ऑफ ओन ब्रांड्स। ठीक है, ओन ब्रांड्स लिखा है ना, यानी खुद का ब्रांड्स। ये लोग के अपैरल्स है, अपैरल्स यानी कि कपड़े होते हैं बेसिकली। डेनिम है, एथनिक है, एथनिक यानी कि साड़ी वो सब हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, करेक्ट। फैशन हो गया लोग के जो क्लासिक्स यानी कि जो पुराने जो फैशन वाले जो कपड़े आते थे वैसे वाले। जनरल मर्चेंडाइज जैसे कि होम अप्लायंसेज हो गए, होम सेलेक्ट, होम फाइनरी, जैसे कि जो किचन विचन वाले प्रोडक्ट्स नहीं आते वैसे सब। ठीक है, FMCG यानी कि सेवरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो मीठा वीठा वाला प्रोडक्ट होता है वो, स्टेपल्स यानी कि गेहूँ आटा वो सब। ठीक है, और होम केयर वाले प्रोडक्ट्स यानी कि जो क्या कहते हैं जिस साबुन वो सब हम लोग वो सब कंसिडर कर सकते हैं होम केयर में। ठीक है, अभी लोग की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सर्विंग अ लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो कि एकदम सही बात है, क्योंकि आप मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को आप केटर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कोशिश करेगा कि वो अपर मिडिल क्लास में जाए, और अपर मिडिल क्लास सोचेगा कि और भी वो ऊपर वाले लेवल पे जाए। ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रिजल्टिंग इन अ लार्ज कैप एंड लॉयल का कंज्यूमर बेस। ठीक है, वो तो मुझे पता नहीं है, मतलब वो तो जब भी, क्योंकि मैंने विशाल मेगा मार्ट का कोई भी स्टोर मेरे यहाँ पर तो नहीं देखा है। ठीक है, अगर देखता तो मुझे आंखों से डायरेक्टली समझ में आता था। ठीक है, डाइवर्स एंड ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ देयर ब्रांड प्रोडक्ट्स अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, पैन इंडिया प्रेजेंस विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल स्टोर ग्रोथ, technology enabled and system driven operations, professional and experienced management team, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी। वो सब तो हम लोग डेफिनेटली देख लेंगे जब भी हम लोग कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस। अभी तक तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है डिट्टो पूरा डीमार्ट का ही कॉपी लग रहा है। कोई बुरी बात नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी हम लोग ने देखी जो एक दूसरे का मॉडल कॉपी करती है, सिर्फ बिजनेस का ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं ना उसके ऊपर ही आपका एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मतलब क्या कहते हैं मार्केट में प्रेजेंस आपकी बदल है। बट मोटा मोटी ये लोग का जो प्रेजेंस है या जो भी मार्केट में ये लोग का जैसा दिख रहा है 650 स्टोर्स 28 स्टेट्स में, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फ़िलहाल। सिर्फ मुझे एक ही बात अभी तक बुरी लगी है, वो कि यही है कि 8,000 करोड़ में से 1 रुपया भी कंपनी के जेब में नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रमोटर की जेब में जाएगा। सिर्फ वो चीज़ अभी तक मुझे फ़िलहाल यहाँ पर बुरी लग रही है। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, इससे हम लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फुल ईयर और हाफ ईयर, तो ये अच्छा लगा मुझे कि आपने हाफ ईयर का भी हम लोग को डेटा दिया है। कल हमने मूवी क्विक का वीडियो डाला था जिसके अंदर वो लोग ने सिर्फ 1 क्वार्टर का ही डेटा दिया था। ठीक है, एसेट्स की बात कर लेते तो 8,200 करोड़ के एसेट्स थे, वो एक साल में ज़्यादा कुछ नहीं बढ़े, सिर्फ 60 करोड़ के आसपास एसेट्स बढ़ गए। फिर उसके बाद वापस एक साल में 250 करोड़ के एसेट्स ही बढ़े, लेकिन अभी 6 महीने में 1,000 करोड़ के एसेट्स बढ़ गए। जैसा कि मैंने मूवी के वाले वीडियो में भी कहा था, काफ़ी बारी हम लोग ने देखा है पिछले कई सारे आईपीओ में कि आईपीओ आने से पहले, ठीक है, आईपीओ के पहले या तो कंपनी के एसेट्स, ठीक है, या तो रेवेन्यू, या तो दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि वो नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो लोग है ना अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ करते हैं। अभी ये चीज़ कितना सही है गलत है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अगर ये जेन्युइन है तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर सिर्फ आप ये दिखाने के लिए कर रहे हो कि भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फिर मेरे हिसाब से वो एक नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, उस डिस्कशन को तो हम लोग साइड में रखते हैं। अगर हम लोग रेवेन्यू पर देखेंगे तो रेवेन्यू में कांस्टेंट ग्रोथ है, आप देखोगे पहले 5,500 करोड़ के ऊपर था, फिर 7,500 करोड़,
फिर ऑलमोस्ट 9,000 करोड़, और यहाँ पर अभी अगर ये लोग ने साढ़े सॉरी 5,050 करोड़ अगर डाले, तो अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे मोटा मोटी 10,100 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ के आसपास के लोग बिजनेस ये साल क्लोज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। ईयर ऑन ईयर 10-12% के आसपास का ग्रोथ लोग को तो आराम से मिल ही रहा है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 5,500 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट था, 7,500 करोड़ पे 320 करोड़ का प्रॉफिट था, 9,000 करोड़ पे 450 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पर 5,000 करोड़ पे 254 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इसके अंदर अगर आप एक एक बात ध्यान दोगे तो आप देखोगे, पहले जब 5,500 करोड़ की प्रॉफिट, जब 5,500 करोड़ की जब ये लोग ने सेल किया था, तभी सिर्फ 200 करोड़ के प्रॉफिट थे। अभी सेल ये लोग का आधे साल में ये लोग ने 5,000 करोड़ की कर लिया, लेकिन प्रॉफिट ये लोग ने ऑलरेडी 254 करोड़ का कर लिया। तो धीरे धीरे लोग ने अपना प्रॉफिट मार्जिन है ना, धीरे धीरे लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं। हालांकि ओवरऑल प्रॉफिट अभी भी 5% के आसपास ही है। ठीक है, 5% के आसपास ही ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन लग रहा है। बट जो कि डेफिनेटली इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट में थोड़ा सा उतना डेंट लेना ही पड़ता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे ये कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करेंगे तो 321 करोड़ के रिजर्व से पहले वो बढ़कर 650 करोड़ के हो गए, यानी कि डबल हो गए सीधा। और उसके बाद वापस ऑलमोस्ट फिर से डबल हो गए, 11,500 करोड़ के हो गए, और अभी 1400 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। सबसे बेस्ट बात क्या है, बोरोइंग्स थी पहले 500 करोड़ के आसपास की, एक साल के अंदर ही वो लोग ने 133 करोड़ कर दी उसको, यानी कि 60% अपनी बोरोइंग्स क्लियर कर दी, 60-70%, और उसके बाद बोरोइंग्स ही नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉपर डेट फ्री कंपनी है। ठीक है। अभी और भी हम लोग और कुछ रेशियोज देख लेते हैं और समझेंगे कि कंपनी के हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ रेशियोज को, आर ओ सी ई 68.76 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.23, यानी कि इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है या अंडर वैल्यूड नहीं है। इसको मैं फेयरली वैल्यूड बोलूँगा, फेयर वैल्यू कंपनी पे आ रही है। पैट मार्जिन 5.18 का है, जिस हिसाब से लोग अपना पैट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसका पैट मार्जिन 7 से 8% देख सकते हैं। ठीक है। प्री आईपीओ अर्निंग्स पर शेयर इसका 1 रुपये 2 पैसे से बढ़कर 1 रुपये 13 पैसे हो जाएगा। प्री आईपीओ का इसका जो पीई था वो 76 से घटकर 69 हो जाएगा, यानी कि अगेन ये अभी अगर ऑब्जेक्टिव्स की तो हम लोग बात नहीं करेंगे कि कंपनी के पास तो एक भी रुपया नहीं जा रहा, तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करके मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं मोटा मोटी एक बात बताऊँ तो सिर्फ मुझे एक ही चीज़ यहाँ पर बुरी लगी, जो कि कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जा रहा है। बाकी सब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, आगे का जो ग्रोथ है, वो सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा मेरा ओपिनियन क्या है, देखो यूजुअली मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कंपनी का जो भी स्प्लिट है, जब भी आईपीओ आ रहा है तो उसके अंदर ओएफएस और फ्रेश इशू, ठीक है, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में स्प्लिट कितना है। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि फ्रेश इशू 75% के ऊपर हो। ठीक है। और ओ एफ एस 25% के नीचे हो। ठीक है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है, ये ओनली क्राइटेरिया नहीं है मेरा। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है, जैसे कि मैंने पिछले कई सारे आईपीओ वाले वीडियोस में कहा है, आपने पुराने जो भी वीडियोस अगर देखे होंगे उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो में ये कहा है कि आईपीओ खरीदने का, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए। ठीक है, कि भाई लिस्टिंग गेंस मिल जाएगा और उसी दिन मैं मार्केट से बेचकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। ठीक है। और बट मेरा तरीका कैसा है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं उसको इन्वेस्ट करने का सोचता हूँ कि अगर मुझे ये आईपीओ मिलता है और अगर मैं इसको, यही कंपनी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ क्या, या फिर मान लो कि अगर मुझे ये आईपीओ नहीं भी मिलता है, ठीक है, तो भी क्या मैं सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो भी क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्टिंग करने का सोच सकता हूँ क्या। अगर इसका, इन दोनों का सवाल का जवाब मेरा अगर हाँ है, तो मैं लिस्टिंग गेंस की चिंता नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा। वो तरीका होता है मेरा। तो फिलहाल के लिए तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कंपनी लग रही है। ग्रोइंग सेक्टर है डेफिनेटली। हम लोग ने जोमेटो के बारे में वीडियो बनाया है, हमने बीकाजी के बारे में वीडियो है, ब्रिटानिया के बारे में वीडियो है, डीमार्ट के बारे में वीडियो। तो सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर के अराउंड काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग ने बनाए हैं, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। सारे वीडियोस में मैंने यही कहा है। इनफैक्ट जब स्विगी का भी वीडियो जब मैंने बनाया था, मैंने यही कहा कि जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी सिर्फ आप अपने को पकड़ बनानी है कि भाई मार्केट में मेजर प्लेयर बन के कौन आ सकता है, कौन अपने ऑपरेशंस को इतना तगड़ा कर सकता है कि ये लोग के ऊपर प्रॉफिट
प्रॉफिट भी ये लोग अपने लोग कॉन्स्टेंटली बढ़ा सके और ये लोग अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सके। ठीक है, रेवेन्यू डेफिनेटली लोग बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा रहे, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो फिलहाल तो ये बहुत ही अच्छा स्टील लग रहा है। अगर मुझे मैं 99% इसके ऊपर अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको इसके अंदर अप्लाई करने वाले हो आप या नहीं करने वाले हो, और अगर आप नहीं करने वाले तो उसका कुछ रीज़न है जो शायद मैंने मिस कर दिया होगा, तो वो भी आप कमेंट करके बताना, तो शायद आपके एनालिसिस के हिसाब से मुझे भी मदद मिल जाएगी और जो हमारे और दूसरे व्यूअर्स हैं वो लोग को भी मदद मिल जाएगी। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।